देखो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम संबंधों के प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं कि संबंधों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। देखो टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंधों के प्रकार, संबंधों के प्रकार, जिसमें पहला संबंध होता है रिक्त संबंध। रिक्त संबंध यदि r इक्वल टू 5 हो, r इक्वल टू 5 हो तो हम r को रिक्त संबंध कहते हैं। और r इक्वल टू 5 क्यों होगा? क्योंकि 5 जो होता है वो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, इसलिए ये a क्रॉस b का एक उपसमुच्चय होगा और a क्रॉस b का प्रत्येक उपसमुच्चय एक संबंध होता है, इसलिए r इक्वल टू 5 एक रिक्त संबंध को व्यक्त करता है। दूसरा होता है सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध, सार्वत्रिक संबंध क्या होता है? यदि r इक्वल टू a क्रॉस b हो तो, r इक्वल टू a क्रॉस b हो तो यदि r के अंदर a क्रॉस b के सभी अवयव विद्यमान हो तो आप इस r को यूनिवर्सल रिलेशन कहोगे। तीसरा होता है तत्समक संबंध। तत्समक संबंध, तत्समक संबंध क्या होता है कि r ऑफ x बराबर x हो जाए कि समुच्चय a पर परिभाषित संबंध r इस प्रकार है कि समुच्चय a का प्रत्येक अवयव केवल स्वयं से ही संबंध रखता है। समुच्चय a पर परिभाषित संबंध r इस प्रकार हो कि a का प्रत्येक अवयव केवल स्वयं से संबंधित हो तो r को तत्समक संबंध कहते हैं। r को तत्समक संबंध कहते हैं। ठीक, यदि समुच्चय a पर परिभाषित संबंध r इस प्रकार है कि r का इस a का प्रत्येक अवयव केवल स्वयं से संबंध रखता है, तो इस r को हम आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे, तत्समक संबंध कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल समुच्चय a में समुच्चय a और इधर भी समुच्चय a और एक संबंध a से a पर परिभाषित हो रहा है, तो आप इसको क्या लिखोगे? r इज सबसेट एंड इक्वल टू a क्रॉस a, और इसके अंदर अवयव आ रहा है a b c और इसमें भी अवयव है a b और c। आप देखोगे a का रिलेशन a के साथ, b का रिलेशन b के साथ और c का रिलेशन c के साथ हो। a का रिलेशन a के साथ, b का रिलेशन b के साथ और c का रिलेशन c के साथ हो तो आप इस r को आइडेंटिटी रिलेशन कहोगे। आप इसको कैसे लिखोगे? r ऑफ x इक्वल टू x फॉर ऑल x इज बिलोंग्स टू a, कि x का संबंध x से ही होगा और वो प्रत्येक x जो a में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि a के प्रत्येक अवयव का संबंध होगा वो केवल स्वयं से होगा, केवल स्वयं से, अन्य से नहीं, केवल स्वयं से होगा। इस कंडीशन में आप r को क्या कहोगे? तत्समक संबंध कहोगे। अगला होता है चौथा स्वतुल्य संबंध। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। स्वतुल्य संबंध क्या होता है? समुच्चय a पर परिभाषित संबंध r, a पर परिभाषित संबंध r इस प्रकार हो कि a का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंध रखता हो। a का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो, a का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो तो r को स्वतुल्य संबंध कहते हैं। स्वतुल्य संबंध कहते हैं, r को स्वतुल्य संबंध कहते हैं।
देखो स्वतंत्र संबंध और तत्समक संबंध में केवल इतना सा अंतर होता है कि यहाँ ए के प्रत्येक अवयव का स्वयं से संबंध होता है और अन्य से भी हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर केवल स्वयं से ही जांच करना है। यदि ए के प्रत्येक अवयव का स्वयं से संबंध आ रहा है और अन्य से भी आ रहा है, लेकिन स्वयं से तो आ ही रहा है और इसके साथ अन्य से भी हो सकता है, उस कंडीशन में स्वतंत्र होगा। लेकिन तत्समक में ए के प्रत्येक अवयव का केवल स्वयं से होता है, अन्य से नहीं होता। यहाँ केवल स्वयं से ही संबंध होता है, अन्य से नहीं होता, और यहाँ स्वयं से ही संबंध होता है, अन्य से भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि a, is belongs to R for all A is belongs to A, A is belongs to A, या A is relation A for all A is belongs to A। ठीक है, जो भी अवयव A के अंदर आ रहा है वो प्रत्येक अवयव for all, वो प्रत्येक अवयव जो A के अंदर आ रहा है उसका स्वयं से संबंध है, तो वो कौन सा संबंध होगा भाई? स्वतुल्य संबंध होगा। कौन सा संबंध? स्वतुल्य संबंध। और केवल स्वयं से संबंध है, केवल स्वयं से संबंध है, वो होगा तत्समक संबंध। देखो यार नोट पॉइंट क्या है, प्रत्येक तत्समक संबंध प्रत्येक तत्समक संबंध एक स्वतुल्य संबंध होता है, एक स्वतुल्य संबंध होता है, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। प्रत्येक आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, परंतु इसका अपोजिट सत्य नहीं है। इसका अपोजिशन करें हम कि प्रत्येक स्वतुल्य तत्समक हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा आवश्यक नहीं है। पांचवा होता है भाई सम्मित संबंध, सिमेट्री रिलेशन। ये क्या होता है भाई? सम्मित संबंध। समुच्च A पर परिभाषित संबंध R इस प्रकार है कि अवयव A का संबंध B से है, तो अवयव B का वही संबंध A से होना चाहिए। A पर परिभाषित संबंध R, A पर परिभाषित संबंध R इस प्रकार हो कि A का संबंध B से है तो B का वही संबंध A से होना चाहिए, तब R सम्मित संबंध होता है, इट मींस इसका मतलब क्या हुआ कि यदि A, B is belongs to R है तो दिस इंप्लाइज B, A is belongs to R होगा, और किसके लिए? for all A, B is belongs to A के लिए। या आप इसको ये भी लिख सकते हो A is relation B, तो दिस इंप्लाइज B is relation A for all A, B is belongs to A के लिए। ठीक है, यदि A का संबंध B से है, अवयव A का संबंध B से है, तो B का वही संबंध A से होना चाहिए, तब ये R क्या कहलाएगा? सिमेट्री रिलेशन कहलाएगा, तब R सम्मित संबंध कहलाता है। अगला है प्रतिसम्मित संबंध, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। प्रतिसम्मित संबंध देखो प्रतिसम्मित संबंध क्या होता है? समुच्च A पर परिभाषित संबंध R इस प्रकार है कि A का संबंध B से और B का संबंध A से है, तब फाइनल कंक्लूजन आना चाहिए कि A बराबर B हो। A पर, या हम डायरेक्ट लिखें सम्मित संबंध के लिए, यदि A पर परिभाषित संबंध R इस प्रकार हो
कि a comma b is belongs to R and b comma a is belongs to R, so this implies a is equal to b for all a comma b is belongs to a, for all a comma b is belongs to a। जैसे हम बात करें फॉर एग्जांपल समझने के लिए प्राकृत संख्याओं के समुच्चय, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर परिभाषित संबंध R इस प्रकार है कि प्रत्येक संख्या परस्पर एक दूसरे को विभाजित करती है। आपके पास प्राकृत संख्याओं पर परिभाषित एक संबंध R इस प्रकार है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या परस्पर एक दूसरे को विभाजित करती है। तो आप यहां देखोगे, आप यहां समझो कि a, b is belongs to n मान लेते हैं हम, माना दो प्राकृतिक संख्या जो n के अंदर आ रही है। अब हम लिखें a b को विभाजित करता है, इसका मीनिंग हुआ a is रिलेशन b, तथा b a को विभाजित करता है, इसका मीनिंग हुआ कि b इज रिलेशन a। देखो हम पढ़ रहे थे a, b is belongs to R and b, a is belongs to R, तो a का संबंध b से है और b का संबंध a से है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक दूसरे को विभाजित करती है। यदि a b को विभाजित करता है और b a को विभाजित करता है तो निश्चित रूप से होगा a बराबर b। तब यह R प्रतिसम्मित संबंध कहलाता है। और यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक तत्समक संबंध एक प्रतिसम्मित संबंध होता है। यह महत्वपूर्ण बात यह है, प्रत्येक तत्समक संबंध एक प्रतिसम्मित संबंध होता है। प्रतिसम्मित संबंध होता है। अगला है संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। संक्रामक संबंध देखो, समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R इस प्रकार है कि यदि अवयव A का संबंध B से है और B का संबंध C से है तो अवयव A का वही संबंध C से आना चाहिए। तब इस कंडीशन में आप संबंध R को संक्रामक संबंध कह सकते हो। जैसे A पर परिभाषित संबंध R इस प्रकार है कि a, b is belongs to R, b, c is belongs to R, then a, c is belongs to R हो तो R को संक्रामक संबंध कहते हैं। संक्रामक संबंध कहते हैं, ठीक है। यदि A का संबंध B से है और B का संबंध C से है तो A का वही संबंध C से आना चाहिए, ठीक है। तब इस कंडीशन में R क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। R क्या होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है, ठीक है। अब देखो हम सम्मित और प्रतिसम्मित का एक शानदार उदाहरण लेकर के इस बात को स्पष्ट करते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है कि समतल में
समुच्च पर परिभाषित संबंध आर इस प्रकार है कि L1 इज परपेंडिकुलर L2, तब क्या R सममित संबंध होगा? क्या R सममित संबंध होगा? और एक अगला एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल है समतल में रेखाओं के समुच्च पर परिभाषित संबंध R इस प्रकार है कि L1 इज पैरेलल L2 तथा L2 इज पैरेलल L3, तब क्या R संक्रामक संबंध होगा? संक्रामक संबंध होगा। अब देखो दोनों एग्जांपलों से हम इस बात को स्पष्ट करते हैं कि सिमेट्री रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या अंतर होता है और किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहां पर कह रहा है कि हमारे पास एक समतल में रेखाओं का समुच्च है और वो रेखाओं का समुच्च ऐसा है कि पहली रेखा का दूसरी रेखा से संबंध है लंब होने का। पहली रेखा का दूसरी रेखा से जो रिलेशन है वो है लंब होने का। ठीक है, कि पहली रेखा या L1 रेखा L2 रेखा पर लंब है। तो देखो होगा क्या, जैसे ये रेखा L1 है और ये रेखा L2 है और ये परस्पर एक दूसरे पर लंब है, तो हम कह सकते हैं यहां यदि L1 इज परपेंडिकुलर L2 हो तो आप लिखोगे इसे L1, L2 is belongs to R. L1, L2 is belongs to R. तब L2 is perpendicular L1 निश्चित रूप से होगा। तब क्या लिखोगे आप? L2, L1 is belongs to R. यदि L1, L2 R के अंदर आ रहा है तो L2, L1 भी R के अंदर आएगा। यदि L1 L2 पर लंब है तो L2 भी L1 पर लंब होगा। यानी जो संबंध पहली रेखा का दूसरी रेखा से है, सेम वही संबंध दूसरी रेखा का पहली रेखा से है, इसलिए R सममित संबंध होगा। सममित संबंध होगा। और यहां हम देखते हैं कि पहली रेखा L1 है, दूसरी रेखा L2 है और तीसरी रेखा L3 है। अब ये L1 L2 के समांतर है और L2 L3 के समांतर है। देखो यहां दिया है L1 is parallel L2, तो this implies L1, L2 is belongs to R and L2 is parallel L3, तो आप लिखोगे L2, L3 is belongs to R। तब निश्चित रूप से ये L1 भी L3 के समांतर होगी। L1 is parallel L3, तो आप लिखोगे L1, L3 is belongs to R। देखो दो होने पर तीसरा वही संबंध निकल के आ रहा है कि L1 L2 के समांतर, L2 L3 के समांतर, तो निश्चित रूप से L1 L3 के समांतर होगा। इसलिए R संक्रामक संबंध होगा। इसलिए R एक संक्रामक संबंध होगा। देखो भाई अगला संबंध है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध क्या होता है? देखो ऐसा संबंध समुच्च A पर परिभाषित संबंध R, जो ऐसा संबंध है कि वह स्वतुल्य भी है, वह सममित भी है और इनके साथ ही वह संक्रामक भी है, तब इस कंडीशन में आप R को तुल्यता संबंध कह सकते हो। A पर परिभाषित संबंध R यदि पहला स्वतुल्य हो
स्वतुल्य संबंध हो। स्वतुल्य संबंध कब होगा? जब a comma a is belongs to R for all a is belongs to a। दूसरा, वह सम्मित हो, वह सम्मित संबंध हो, it means a comma b is belongs to R, then b comma a is belongs to R for all a comma b is belongs to a। तीसरा, वह संक्रामक संबंध हो, वह संक्रामक संबंध हो, it means a comma b and b comma c is belongs to R, this implies a comma c is belongs to R for all a comma b comma c is belongs to a के लिए। तब R को तुल्यता संबंध कहते हैं, तुल्यता संबंध कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम त्रिभुजों के समुच्च पर सर्वांगसम होने का एक संबंध लगाएं तो निश्चित रूप से वह एक तुल्यता संबंध निकल के आता है। आप जांच भी कर सकते हो। त्रिभुजों के समुच्च, त्रिभुजों के समुच्च पर परिभाषित संबंध समुच्च पर परिभाषित संबंध R सर्वांग सम होने का है, सर्वांग सम होने का है, तब क्या R तुल्यता संबंध होगा? तुल्यता संबंध होगा। आप जांच कर सकते हो, सॉल्यूशन आएगा बिल्कुल हाँ। क्यों? देखो स्वतुल्य के लिए आप जैसे ट्रिंगल फर्स्ट है तो इसकी तुलना ट्रिंगल फर्स्ट से ही करोगे, निश्चित रूप से सर्वांग सम आएगा। प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के सर्वांग सम होता है कि ये पहला कॉन्सेप्ट स्वतुल्य हुआ। दूसरा, यदि त्रिभुज फर्स्ट त्रिभुज सेकंड के सर्वांग सम है तो निश्चित रूप से दूसरा त्रिभुज भी पहले त्रिभुज के सर्वांग सम होगा। इट मींस यह सममित संबंध भी है। और तीसरा, यदि पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सर्वांग सम है, दूसरा त्रिभुज तीसरे त्रिभुज के सर्वांग सम है तो निश्चित रूप से पहला त्रिभुज भी तीसरे त्रिभुज के सर्वांग सम होगा, इसलिए संक्रामक संबंध भी है। और तीनों संबंध एक साथ एक ही समुच्च पर डिफाइन हो रहे हैं, त्रिभुजों के समुच्च पर डिफाइन हो रहे हैं, इसलिए इस संबंध R को आप क्या कहोगे? तुल्यता संबंध कहोगे। क्या कहोगे? तुल्यता संबंध। एक और होता है तुल्यता कक्ष संबंध। तुल्यता कक्ष संबंध, तुल्यता कक्ष संबंध। एक होता है आंशिक क्रम संबंध, ठीक है, ये आंशिक क्रम संबंध, आंशिक क्रम संबंध। ये दो संबंध ऐसे हैं जो आपके इस एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ये बीएससी के सिलेबस में आपको देखने को मिलते हैं। तो बीएससी की क्लास जब मैं यहाँ शूट करूंगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की तो जरूर आपको इनके बारे में मैं बताऊंगा। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है केवल 11th प्लस 12th मैथमेटिक्स। तो 12th मैथमेटिक्स के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो रिलेशन होता है वो होता है कौन सा भाई? तुल्यता संबंध का। कौन सा? तुल्यता संबंध सबसे महत्वपूर्ण होता है। बोर्ड एग्जाम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो आते हैं वो तुल्यता संबंध के लिए ही पूछे जाते हैं। उसके बाद होता है संयुक्त संबंध। संयुक्त संबंध, संयुक्त संबंध क्या होता है भाई? संयुक्त संबंध होता है ऐसा, देखो ये कंपोजिट रिलेशन है। आप दो संबंधों को किस तरीके से कंपोजिट कर पाते हो, किस तरीके से ऐड कर पाते हो, ध्यान देना। कैसे ऐड करेंगे दो संबंधों के बारे में हम? जैसे हमारे पास दो संबंध है, एक संबंध है हमारे पास R1 और दूसरा संबंध है R2। देखो भाई क्या होता है संयुक्त संबंध के बारे में हम जानकारी ले तो जैसे हमारे पास एक R1 रिलेशन है, R1 वो R1 रिलेशन
ए से बी पर परिभाषित होता है और एक R2 रिलेशन है वो B से A पर B से C पर परिभाषित होता है, B से C पर परिभाषित होता है, तब देखो जैसे ये समुच्च A है, ये समुच्च B है और ये समुच्च है C, ठीक है। R1 जा रहा है A से B पर, R2 जा रहा है B से C पर, तब इनका संयुक्त संबंध की बात करें, इनके संयुक्त संबंध की बात करें तो A से C पर होगा R2 ऑपरेट R1, R2 ऑपरेट R1। ये A से C पर होगा, कौन सा A से C पर जाएगा। और एक संबंध जैसे हम बात करें, ये तो हुआ R2 ऑपरेट R1, जैसे हम बात करें C से A पर, उल्टा संबंध देखें हम, यूं देखें तो ये होगा R1 ऑपरेट R2 और ये संबंध जाएगा कहां से, देखो हम कहां लेकर चल रहे हैं, C से A की ओर लेकर चल रहे हैं और दोनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग होता है, दोनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास दो संबंध है, R1 ऑपरेट R2 ऑफ X, तो पता है इसको सॉल्व कैसे करेंगे R1 एंड R2 ऑफ X, इस तरीके से इनको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। इसके बारे में और ज्यादा मैं अगली क्लास के अंदर आपको बताऊंगा। थैंक यू।